हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, है ना? बताना ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और मेरे एंड से अगर कुछ हेल्प चाहिए आप लोगों को तो आप लोग वो भी बताओ। तो आज फाइनली हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और आने वाले 5-6 दिनों में ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 12th के चैप्टर उठाएंगे, रिप्रोडक्शन वाला यूनिट उठा लेंगे। ठीक है, तो चलो बिना डिले किए शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। इधर उधर स्क्रोलिंग मत करो, टाइम पास मत करो। एनसीईआरटी को जितने मल्टीपल टाइम्स आप लोग रिवाइज कर सकते हो वो करो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर जो है वो एनसीईआरटी में से ही आने वाला है। तो एनसीईआरटी के बाहर से बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। आप लोग मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को रिवाइज करो। अगर रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लेक्चर को 2x पे लगा लो एंड देखते चलो, सुनते चलो, चीज़ें एक्टिव रिकॉलिंग में आ जाएगी। एंड हमारा 90% पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही बनता है, तो एटलीस्ट उतना पोर्शन तो आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग करो ना, है ना। सो अभी तक हम लोग ने क्या क्या चैप्टर कंप्लीट किए हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट किया है, लिविंग वर्ल्ड किया है, सेल साइकिल किया है एंड कल हम लोग ने एनिमल टिश्यूज़ किया है। अगर आपने एनिमल टिश्यूज़ नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, सो चलो आज के चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं बिना बकवास किए। चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है चैप्टर हमारा? एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। मतलब हमने देखा है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं बॉडी के अंदर, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, अगर ये कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल अगर है तो उसको तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज टू डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। अब हमें एनर्जी क्यों चाहिए? काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग, तो हमको सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो एनर्जी कैसे मिलेगा? जो खाना हमने खाया उसको जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक चीज़ें कैसे होगी, है ना। सो और आगे क्या बोलता है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबाउ कैटाबोलिक रिएक्शन। अब जो हमने कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड मटेरियल को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया, तो जब हमने तोड़ा तो ये रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है ना, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो क्या इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल। लाइक एनर्जी चाहिए तो हमें कंटिन्यूअस O2 प्रोवाइड करना होगा हमारे बॉडी को, एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। और बॉडी में जो CO2 बनेगा उसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है ना। सो इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस है जो फॉलो करते हैं? क्या बोल रही थी मैं? हाँ सॉरी, देख रही थी एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, रह जाएगा ना नहीं तो। सो क्या बोला मैंने कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें बॉडी को कंटिन्यूअसली O2 प्रोवाइड करना होगा, और CO2 जो बन रहा है बॉडी के अंदर उसको कंटिन्यूअसली बाहर निकालना होगा। तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन को अंदर लेने का एंड CO2 को बाहर निकालने का, ये जो प्रोसेस है उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, और कॉमनली लोग बोल देते हैं कि इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है वो अलग अलग टर्म्स है। नॉर्मली O2 अंदर लेना एंड CO2 को बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस है इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। और जब इनकी हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को तोड़ते हैं सिंपलर फॉर्मेट में, उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम हमारे चेस्ट को अप डाउन मूवमेंट करते हुए फील करते हैं।
यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू द ब्रीदिंग, और ये ब्रीदिंग की वजह से है। हाउ डू वी ब्रीथ, तो हमने ब्रीथ कैसे किया। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। सो हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं एंड किस तरीके से प्रोसेस होती है। सो अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization। एक एनिमल का हैबिटेट क्या है और उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि उनके पास में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। हमारे जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है जैसे कि स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म, ये क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से ही अपना ब्रीदिंग वाला मैकेनिज्म कर लेते हैं। ओके, फिर क्या बोला, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म कैसे करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल से करेगा। एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथिंग करते हैं या रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड मोलस्क वेयर एज वस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स। एंड मोलस्क जो होते हैं उनके अंदर लंग्स होता है। ओके, यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स। फिशेस जो होती है वो गिल्स की मदद से करते हैं। Whereas reptiles, birds and mammals respire through lungs. Amphibians like frog can respire through their moist skin also. Mammals have well developed respiratory system. And mammals के पास में बहुत ही अच्छे से डेवलप किया हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हम मेनली देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि एयर अंदर से बाहर कैसे आ रहा है और बाहर से अंदर कैसे जा रहा है, उसका जो पाथवे है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। हमारे पास में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं जो दो होते हैं, ओपनिंग होते हैं, ठीक है, ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप्स। ये जो है ये हमारे नॉस्ट्रल्स है। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। जैसे नॉस्ट्रिल है ये नेजल पैसेज में खुलेगा एंड नेजल पैसेज जो है फिर नेजल चैम्बर में खुलेगा, ठीक है। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, और फिर वो फेरिंग्स में ओपन हो जाएगा। अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पैसेज है या कौन सा ऑर्गन है जो कॉमनली फूड और एयर के लिए माना जाता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा फेरिंग्स, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, लैरिंग्स करता है, और जो कार्टिलेजिनस बॉक्स है एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। और साउंड बॉक्स हम लैरिंग्स को बोलते हैं। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis, okay, to prevent the entry of food into the pharynx। हमारा जो हम फूड खा रहे हैं, फूड इनटू द लैरिंग्स, जो हम फूड खा रहे हैं वो लैरिंग्स में ना जाए करके लैरिंग्स को कवर करने के लिए, ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो फूड को लैरिंग्स में जाने से बचाता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra। हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो ट्रैकिया है वो कौन से लेवल पर डिवाइड करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना।
उसके बाद में क्या बोला, इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई undergoes repeated divisions to form a secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग किस किस में प्रेजेंट होती है, तो हम बोल सकते हैं ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेग्युलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई. The branching network of bronchi and bronchioles and alveoli comprise the lungs. We have two lungs. हमारे पास में कितने लंग है, 2 लंग है, which are covered by a double layered pleura. लंग की जो डबल लेयर होती है उसे हम प्लूरा कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं. इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन दी लंग सरफेस. ये क्या लंग सरफेस के फ्रिक्शन को रोकता है, क्या बचाता है फ्रिक्शन से. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी थोरैसिक चेम्बर, थोरैसिक लाइनिंग, थोरैसिक लाइनिंग. ओके, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो चीज़ें देख लो. जैसे ह्यूमंस के पास 2 लंग्स प्रेजेंट होती है, ये है हमारी ट्रैकिया, ये है हमारा लैरिंग्स जिसे हमने साउंड बॉक्स बोला था, ये ग्लॉटिस है और ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स है पहली एंड ये दूसरी. एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ये 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो प्लूरल फ्लूइड है. ये ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट है, ये लंग हो गया. और ये जो साइड साइड में दिए हुए हैं ये कट एंड ऑफ रिब है, क्योंकि पीछे से रिब से मतलब आगे से रिब से कवर्ड होती है ना हमारी थोरैसिक चैम्बर, तो वो कट एंड ऑफ रिब्स है. ठीक है, देखो आगे देखते हैं क्या बोला. whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. बाहर की जो लाइनिंग है, देखो क्या बोला कि pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, where the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. The part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो पार्ट है उसको हम लोग कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं. whereas the alveoli and their ducts form respiratory और एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि वहाँ पे गैसेस का एक्चुअल में एक्सचेंज होता है ना, कि कौन सी गैस एब्जॉर्ब होगी, कौन सी बाहर निकल जाएगी. तो एल्वियोलाई से लेकर alveoli and their duct form respiratory or exchange part of a respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also bring the air to body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. The lungs are, जब हमारे लंग्स है तो देखो लंग्स आखिर सिचुएटेड कहाँ होते हैं. द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयरटाइट चैम्बर. एयरटाइट चैम्बर होता है थोरेसिक चैम्बर, जिस चैम्बर में हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो एयरटाइट चैम्बर होता है. द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, पीछे साइड से वर्टिब्रल कॉलम होता है. वेंट्रली बाय स्टर्नम, लैटरली बाय रिब्स एंड द लोअर साइड बाय डोम शेप डायफ्राम. मतलब ये हो गया सामने वाला पार्ट, हो गया स्टर्नम, इसके पीछे जैसे ये स्टर्नम, इसके पीछे था वर्टिब्रल कॉलम, इधर से गई रिब्स, ऐसे रिब्स जुड़ी होगी है ना, इस तरीके से रिब्स जुड़ी होगी एंड नीचे में डायफ्राम प्रेजेंट होगा. मतलब ये एयरटाइट चैम्बर बन गया, चारों साइड से बंद है ना, चारों साइड से बंद है मतलब एयरटाइट चैम्बर हो गया, राइट. उसके बाद क्या बोला, और हमारा जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप का होता है.
डोम शेप मतलब ऐसा, ये वाले शेप को हम डोम शेप बोलते हैं। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in the lung. लंग को पल्मोनरी भी बोलते हैं, ठीक है, lung cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volumes. हम लंग के वॉल्यूम को डायरेक्टली तो चेंज नहीं कर सकते, तो थोरेसिक चेम्बर जो है वो हेल्प करता है हमें वॉल्यूम्स को चेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या चीज़ें हैं, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ तो रहे हैं, पर एग्जैक्टली क्या स्टेप्स होती है जो रेस्पिरेशन में होती है, उसकी सीक्वेंस देखो क्या क्या दी हुई है। पहला क्या दिया हुआ है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। मतलब सबसे पहला स्टेप होगा हम O2 को अंदर ले रहे हैं या फिर CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। उसके बाद में लेट सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हम सिर्फ एयर को अंदर ले रहे हैं, तो जब हमने O2 को अंदर लिया तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले एक्सचेंज पार्ट जो था वो एल्वियोलाई था, तो उसने सबसे पहले एक्सचेंज किसके साथ में किया, एल्वियोलाई के साथ में किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, एयर को इन या आउट लेना, फिर डिफ्यूजन कराना एल्वियोलर मेम्ब्रेन के साथ, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब डिफ्यूजन करा लिया तो गैस का ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड के थ्रू, फिर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ब्लड ने तो ट्रांसफर कर लिया, लेकिन टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। एंड फिफ्थ हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। एंड आखिर में सबसे लास्ट जो प्रोसेस है वो है हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ O2, या फिर हम उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो गया ऐसा बोलेंगे। लाइक जो हमारा मेन काम था कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, तो यही प्रोसेस में वो यूज हो जाएगी। क्या, O2। हमने देखा था ना O2 क्यों ज़रूरी था, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर वन में कन्वर्ट करने के लिए था, ठीक है। आगे देखना ज़रा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम देख लेते हैं कि ब्रीदिंग का आखिर मैकेनिज्म कैसा होता है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब एयर को इनहेल करना, एक्सपिरेशन मतलब एयर को बाहर छोड़ना। ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, इंस्पिरेशन मतलब एयर को अंदर लिया, एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एल्वियोलाई में जो प्रेजेंट एयर है वो बाहर निकल जाती है, उसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। अब डायरेक्टली तो नहीं जा सकता ना, तो कैसे जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके एयर अंदर या बाहर जाती है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर अंदर कब जाएगी, जब अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से कम है, तब एयर अंदर जाएगी। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स with respect to atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and a specialized set of muscle, external and internal intercostal muscle between the ribs helps in generation of such gradients. ऐसे जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो डायफ्राम हेल्प करता है, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेम्बर इन द एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस। ये याद रखना किस डायरेक्शन में वो थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को चेंज करता है, एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस, ये याद रखना, ठीक है। The contraction of external intercostal muscle lifts up the rib and the sternum causing an increase in the volume of
thoracic chamber in the dorsoventral axis. डायरेक्शंस याद रखना, ओके जैसे dorsoventral axis and anteroposterior axis. ये देखो ये वाला, ये जो मैंने बताया था एंटेरोपोस्टेरियर एक्सिस, ये डायरेक्शंस आपने याद रखनी है, कंफ्यूज हो जाते हो फिर तुम लोग, ठीक है. फिर क्या बोला, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम causes a similar increase in pulmonary volume, and increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. इंस्पिरेशन हो जाता है तब, ठीक है. रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरनल intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position. जब हमारा स्टर्नम और डायफ्राम है उसके नॉर्मल पोजीशन में जब चले जाता है तो हमारा एक्सपिरेशन हो जाता है. पोजीशन एंड रिड्यूसेस thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to the increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration. We have the ability to increase the strength of the respiration and expiration. हमारे पास में ability है कि हम एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सके with the help of additional muscle in the abdomen. एंड किसकी मदद से हम करते हैं, जो एडिशनल मसल्स हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है उसकी हेल्प से हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. हम एक मिनट में लगभग 12 से लेकर 16 टाइम तक ब्रीथ करते हैं. हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो 12 to 16 टाइम्स है. ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर. हमने जो एयर लिया अंदर या बाहर छोड़ा तो वो हम कैसे गिनते हैं, किसकी हेल्प से, तो स्पायरोमीटर की हेल्प से मेज़र करते हैं. विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जो जनरली हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है स्पायरोमीटर, ठीक है. उसके बाद में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, ऑलमोस्ट हर बार PYQ में पूछा जाता है, क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, ठीक है. बहुत ही आसान है, चीज़ें पढ़ोगे चीज़ें समझ में आ जाएगी. और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, सब बहुत ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है. कॉन्सेप्ट तो आते ही है बट ऐसे मतलब इतना टफ नहीं है ये चैप्टर, ठीक है. आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, बन जाएगा, ठीक है. चलो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में देख लेते हैं. टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. ऐसा वॉल्यूम या तो हमने अंदर लिया या तो बाहर छोड़ा नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, लाइक हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml. दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, जैसे हमने अभी देखा था ब्रीदिंग रेट जो होता है वो 12 से 16 टाइम का होता है, और एक बार में 500 ml हम ले रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6000 आ जाएगा, और इसका कर दोगे तो 8000 आ जाएगा. तो इस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर कि 6000 to 8000 जो है वो ml ऑफ एयर पर मिनट हम अंदर या बाहर करते रहते हैं, ठीक है. फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या बोलता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन. मतलब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी फोर्सफुली वो कितनी एयर को अंदर ले सकता है, उसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2500 to 3000 ml इतनी होती है, ठीक है. फिर क्या बोला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे ERV से डिनोट करते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपीरेशन. मतलब नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद भी वो कितने एयर को और बाहर निकाल सकता है,
उसको हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू एवरेज 1000 से 1100 ml इतनी होती है। उसके बाद में आगे क्या बोला, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, मतलब फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद में भी जो वॉल्यूम बच जाता है उसको हम लोग रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसको हम कभी भी नहीं निकाल पाते हैं लंग्स से। और इसका जो वैल्यू है एवरेज वो है 1100 से 1200 ml। वैल्यूज़ देकर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वैल्यूज़ ध्यान में रखना कि ये वैल्यूज़ किस चीज़ की दी हुई है, ठीक है। बाय एडिंग अप a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। तो पहला हमारा आ जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें क्या बोलता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब आईसी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो टोटल वॉल्यूम लाइक टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या बोलती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हो जाता है ईसी, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या चीज़ें हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV प्लस RV। ओके, वाइटल कैपेसिटी क्या बोला, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV, TV एंड IRV। or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। फिर टोटल लंग कैपेसिटी क्या बोल रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodate in the lungs at the end of the forced inspiration, this includes RV, ERV, TV and IRV or vital capacity plus residual volume। इस तरीके से चीज़ें हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या बोलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, alveoli are the primary sites of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissue. O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure concentration gradient. Solubility of gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कौन कौन कर सकता है, तो वो है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, कि वो डिफ्यूजन में कितना समय ले रहा है। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, partial pressure of O2 and partial pressure of CO2। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sites of diffusion are given in the table, and in figure the data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue similarly। ये जो चार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूज़ पूछ ली जाती है। जैसे रेस्पिरेटरी गैसेस की हम बात करें O2 के बारे में, तो एटमॉस्फेयर में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 159 इतनी वैल्यू होती है। फिर एल्वियोलाई में 104, तो ऑब्वियसली एल्वियोलाई में कम है तो एटमॉस्फेयर से ये एल्वियोलाई में चले जाएगी। अब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो रखा है, उसमें 40 है तो 104 से 40 की तरफ चले जाएगा, तो अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसकी वैल्यू 95 हो गई। फिर टिश्यूज़ में 40 है तो अब ये 95 जो है टिश्यूज़ को दे देगा, टिश्यू ऑक्सीजनेटेड हो गई, राइट। अब वहाँ का ऑक्सीजन तो यूज़ हो गया। अब फिर क्या, जब हम ये तो हमारा O2 का, जब हम बाहर से अंदर की तरफ लेते वो हो गया,
लेकिन अब जब हमें टिश्यूज़ की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है तो कैसे होता है, टिश्यूज़ के पास में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा है, 45 है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो वो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा ना। तो 45 से 40 की तरफ जाएगा। अब ये 45 हो गया यहाँ, मतलब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ चले जाएगा। अब एल्वियोलाई में वैल्यू ज़्यादा हो गई, एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.3 है, तो ये एल्वियोलाई से बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से ये टेबल को हम ऐसे याद रखते हैं, O2 के लिए ऐसे जाते हैं एंड CO2 के लिए हम ऐसे जाते हैं। ध्यान रखना, ऑब्वियस सी बात है ना, बाहर से अंदर लेकर जा रहे हैं O2 को, तो हम लोग ऑब्वियसली उसको बाहर से अंदर की तरफ कैलकुलेट करेंगे। और CO2 को हमें बाहर से अंदर थोड़ी ले जाना है, अंदर से बाहर करना है, तो टिश्यूज से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर तक चले जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। ये देखो, ये डायग्राम में भी उसी तरीके से दिया हुआ है। ये जो वैल्यूज अभी मैंने आपको बताया ये उसी के बेस पर है, देख लो आप एक बार। क्या चीज़ें हैं, इंस्पायर्ड एयर हमने लिया, एल्वियोलाई से एक्सचेंज हो गई, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में चलेगी, यहाँ से हो गया। ये पाथवे देख लेना एक बार। ठीक है, क्या बोला, अब आगे देखते हैं हम लोग। अ gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissues to blood। ये जो मैंने बताया आपको, ऑब्वियसली टिश्यूज से हम लोगों को बाहर की तरफ निकालना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी चीज़ें, है ना। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, CO2 की जो solubility है वो 20 से 25 टाइम ज़्यादा है as compared to O2। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। The diffusion membrane is made up of 3 major layer। diffusion membrane of alveoli जो है वो 3 major layer से बनी हुई होती है। पहला क्या है, thin squamous epithelium of alveoli। सेकेंड हो जाएगा endothelium of alveolar capillaries and basement membrane प्रेजेंट बिटवीन देम। मतलब ये स्क्वामस एपिथेलियम और एंडोथीलियम के बीच में जो है ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन अवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। ये चीज़ें समझ में आगे देखना, ये एल्वियोलाई है, उसके बाद में ये जो है ये हमारा स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर है, देन ये एंडोथीलियम हो गई। ओके, और फिर अंदर की साइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये देखो बेसमेंट सब्सटेंसेस, मतलब ये स्क्वामस एपिथेलियम ये वाली लेयर हो गई, ये एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलाई हो गई, और बीच बीच में फिर बेसमेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होगा, है ना। चलो अब देखते हैं कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। एक्सचेंज तो हो गया, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्ट में क्या बोल रहा है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड एक ऐसा मीडियम है जो O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे बॉडी में। अबव 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। 97% O2 जो है वो RBCs की मदद से ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 is carried in dissolved state through the plasma। 97% वो RBCs की मदद से या RBCs के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और 3% जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। डिजॉल्व कहाँ होती है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है। नियरली 20 to 25% of CO2 is transported by RBC where 70% of it's carried by bicarbonate। और उल्टा क्या है यहाँ पे, CO2 जो है ये 20 से 25% है वो RBCs के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, एंड 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड 7% ऑफ CO2 इज कैरीड इन ए डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। इसमें 3% डिजॉल्व स्टेट में जा रहा था, इसमें 7% हो जाएगा। ठीक है, ये तो ओवरऑल था ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन और CO2 दोनों का कंबाइनली था। अभी हम मेनली देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। तो देखो
हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो प्रेजेंट हमारे आरबीसीज के ऊपर होता है। O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारा O2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में रिवर्सिबल मैनर में रिएक्शन कर सकता है या बाइंड कर सकता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of O2। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। मैक्सिमम 4 मतलब उसकी लिमिट 4 है, चाहे वो 1 भी ले जा सकता है, 2 भी ले जा सकता है, 3 भी या 4 भी, पर 5 तो नहीं ले जाएगा ना, उसकी मैक्सिमम लिमिट ही 4 की है, राइट। उसके बाद में क्या बोला? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2. दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऐसे कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक partial pressure of CO2, H plus concentration, etc. on binding of O2 with hemoglobin in the alveoli where there is a high PO2, low PCO2, laser H plus concentration and lower temperature. The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. Whereas बच्चों लाइट जा चुकी है, इसके आगे का पार्ट में लाइट आने के बाद में कवर कराती हूँ। लाइट तो आने का नाम नहीं ले रही है यार, ऐसे ही कंप्लीट कर लेते चीज़ों को, आ जाएगी तो दिख जाएगी लाइट, है ना। चलो देखो, दिख रहा है ना मेरा फेस आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ से हम लोग फिर से कर लेते। देखो, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2. This curve is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factors like PCO2, H plus concentration, etc. on binding of O2 with hemoglobin. In the alveoli, where there is a high PO2, low PCO2, laser H plus concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. ये जो कर्व है ना, इसको हम लोग सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे क्या बोला है, whereas in the tissues where low PO2, high PCO2, high H plus concentration and higher temperature exist, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues. Every 100 ml of oxygenated blood, ये देखो ये important चीज़ें हैं जो हाईलाइट की हुई है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue. 100 ml of oxygenated blood सिर्फ 5 ml of O2 टिश्यूज़ के लिए डिलीवर कर सकता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलता है, CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin about 20 to 25%. This binding is related to partial pressure of CO2. PO2 is major factor which could affect this binding when PCO2 is high and PO2 is low. As in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, dissociation of CO2 from carb amino hemoglobin takes place. That is, CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli. RBCs contain a very high concentration of enzyme
carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma too. This enzyme facilitates the following reaction in both the direction. ये देखो रिएक्शन देख लो एक बार, CO2 प्लस वाटर कार्बोनिक अनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है और फिर वो कार्बोनिक अनहाइड्रेस के प्रेजेंस में HCO3 माइनस और H प्लस आयन बनाता है. At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood, RBCs and plasma and form HCO3 minus and H plus. At the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceeds in the opposite direction, leading to the formation of CO2 and H2O, thus CO2 trapped as bicarbonate. Finally, लाइट आते हुए, चलो कंटिन्यू करते हैं ना इसी को. क्या बोला? एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई is released out as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2. और हमने उसमें क्या देखा था? 100 ml of oxygenated blood 5 ml of O2 डिलीवर करता है टिश्यूज़ की तरफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में. उसके बाद में देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं. क्या बोला? ह्यूमन बींग्स have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. This is done by the neural system. भाई फिर से लाइट गई. हमको आज पढ़ने नहीं देने वाली लाइट, ऐसा लग रहा है. चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं इसी को. क्या बोला? Human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. This is done by the neural system. Respiratory regulation जो है वो neural system के द्वारा किया जाता है और specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain called pneumotoxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center. Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythmic center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Increase in these substances can activate this center, which is turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory processes, by which these substances can be eliminated. Receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in the CO2 and H plus concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial actions. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite significant. अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी वाला पार्ट है हमारे पास में डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में जनरली पूछा जाता है. तो देखो क्या चीज़ें दी है. अस्थमा, इसको हम लोग एज़मा बोलते हैं. ये अस्थमा लिखा होता है लेकिन हम इसको पढ़ते एज़मा है. इसका प्रोनाउंसिएशन एज़मा होता है. ठीक है. एज़मा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. अगर सांस लेते समय व्हीजिंग वाला साउंड आता है तो वो एज़मा है. एम्फाइसीमा क्या बोलता है? इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surfaces is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking. Emphysema सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है जिसमें एल्वुलर वॉल जो होती है ना वो डैमेज हो जाती है. फिर एक लास्ट बची है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो किसी पर्टिकुलर
हम लोग पर्टिकुलर रीजन में काम करते हैं तो वो उस समय हो जाती है। तो क्या हो गया, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग so much dust is produced that the defense mechanism of body cannot fully cope up with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. Fibrosis क्या, proliferation of fibrous tissues and thus causing serious lung damage. Worker in such industry should wear protective mask. और ऐसे जगह काम करने वाले जो लोग हैं उनको प्रॉपर मास्क पहनकर काम करने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए काम करने के वजह से उन्हें ये क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाता है। सो मेरे इनसे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और हमारी लाइट इतनी बेशर्म है कि लाइट को आना ही नहीं है। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए मैंने लास्ट का पार्ट, लाइट नहीं थी फिर भी रिकॉर्ड कर लिया है। आप लोग देखना, मुझे बताना आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। और इस सीरीज़ में हम लोग आगे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी 1 बाय 1 हम लोग पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद में फिर हम 12th के चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद में आपको लगता है कि नहीं दीदी ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो आप वो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं वो करा दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास कल 6 बजे आएगी।